हेलो। हेलो विजय। हेलो। हाँ जी मैम, मैं नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं आपकी हिंदी टीचर बोल रही हूँ। जी मैम, जी मैम। आपने पहचान लिया मुझे? बिल्कुल मैम, पहचान लिया मैम, आपका हाँ। नंबर सेव है मेरे पास। ओ ओके ओके। मैंने आपका कांटेक्ट नंबर मेरे पास भी था। ओके। और मैं आजकल आपकी फेसबुक पर बहुत सारी ड्राइंग की, पेंटिंग्स की, आप जो भी वीडियो भेज रहे हैं या जी फोटोज मैम, जी। भेज रहे हैं वो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। मुझे भी ड्राइंग का बहुत शौक रहा है। मैं सीख नहीं पाई उसे, लेकिन शौक बहुत था। तो मैंने सोचा ओके। इस बारे में विजय मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मैम पूरी कोशिश रहेगी मैम। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, मुझे ये ध्यान नहीं है कि आपका कौन सा बैच था। 12th आपने कब पास किया है? हमारा मैम बैच हमने 2004 में पास किया था। अच्छा। और हमारे बैच में अगर कुछ बच्चों का मैं बताऊं जो आपको याद आएगा, तो मेरी क्लास में जैसे सौरभ सिन्हा है, गरिमा ओह, मोहन है, ओके। अंजलि मिश्रा है, अखिलेश, कल्पना बिल्कुल। चौहान। हाँ। यस, तो सब बच्चे याद आ गए। जी आप मैम। नाम बोलते जा रहे हैं, गरिमा मोहन, कल्पना चौहान। कल्पना की मैं क्लास टीचर रही हूँ। हम्म। गरिमा मोहन की मैं वो श्रद्धा हाउस में थी, तो मैं जी जी हिंदी टीचर रही हूँ। तो आप जो जो नाम बोल रहे हैं, अखिलेश बहुत टच में है, सबसे इन हाँ। बच्चों से बात होती है मेरी। जी जी। अच्छा, तो विजय आपने मुझसे हिंदी पढ़ी थी क्या? और नहीं मैम, आपने हमें नहीं पढ़ी, तो हाँ। नहीं, मौका नहीं मिला। हम हम्म 10th तक थी, हमें शालिनी मैम ने पढ़ाया, ज्योत्सना मैम थी एक, उन्होंने पढ़ाया हम्म है। हम्म। और मेन तो इन्हीं से ही हम पढ़े हैं ज्यादा। तो आप हॉस्टल ना। में थे ना? जी मैम, हॉस्टल में थे हम लोग उस टाइम। इसीलिए ना हॉस्टल के बच्चों की एक अलग याद हमारे दिमाग में होती है। चाहे हमने नहीं भी पढ़ाया है, लेकिन हाँ। हॉस्टल के बच्चों के साथ बहुत टच में रहते थे। इससे जी मुझे मैम। आपका फेस याद है एकदम। मुझे जी ये भी याद है कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते थे। जी ये जी। मुझे याद है। तो ये बताइए कि आपने इसे एज अ करियर अब चूज कर लिया ना, ड्राइंग को? हाँ जी मैम। तो ये आपके मन में कैसे आया कि मुझे ड्राइंग लेकर ये काम करना है? यस मैम, एक्चुअली स्कूल में जब हम लोग थे तभी से ही मुझे क्लियर था कि मुझे ड्राइंग ही चूज करना है। हम्म और इसके पीछे रीजन ये रहा कि हम लोग काफी टाइम मिलता था सोचने का भी अपना, खाली पेरेंट्स से दूर रहते थे ऑल्दो। हम्म लेकिन ये है कि हमें टाइम काफी मिल जाता था। तो खुद से ही सोचते थे कई बार कि आगे अगर हम करियर देखें तो, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं या फिर हम सीआरपीएफ बैकग्राउंड से हैं, तो हम्म ज्यादातर लोगों का प्रेफरेंस यही रहता है, पेरेंट्स भी जो बोलते हैं कि अपना सीआरपीएफ कर लो, आर्मी कर लो, या फिर इसमें गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं इनमें कर लो। हम्म तो अब मुझे जो इंटरेस्ट लगता था, थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में शुरू से इंटरेस्ट था, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर म्यूजिक हो गया या आर्ट हो गया। तो आर्ट में हम्म मैं ड्राइंग भी किया करता था। हम्म और जैसे मेरे पास काफी सीनियर बच्चे भी आते थे, क्लासमेट भी होते थे, उनको उनके बायो में उनको प्रोजेक्ट्स बनाने का होता था कि ड्राइंग बनानी है, तो मेरे पास ले आते थे वो। तो उनको तो बोरिंग लगता होगा, लेकिन मुझे तो हम्म इंटरेस्टिंग लगता था। और हम्म मैं ड्राइंग भी अच्छी बन जाती थी, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाती थी और उनका हम्म काम भी हो जाता था। तो ये फिर एज अ करियर फिर मैंने सोचा कि आगे ड्राइंग ही करते रहना चाहिए, बिकॉज हम्म अगर हम वो काम करें जो हमें अच्छा लगता है, तो हम्म कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इतना तो नहीं पता था कि हम क्या कर सकते हैं आर्ट को लेके, कि हम्म हमारी पेंटिंग बिकेगी या क्या होगा, बट हम्म इतना पता था कि ये अच्छा लगता है तो वही करना है। हम्म पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, मगर हम्म ड्राइंग में थे, तो हमने सोचा कि मैंने तो सोचा कि ड्राइंग ही करते हैं। एक्चुअली राइट। जो भी प्रतिभा हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, कई हाँ। बार क्या होता है कि पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि आप, हम्म जब आपके टाइम में ये प्रेशर रहा होगा साइंस पढ़ें। हम्म। मतलब जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, ये पेरेंट्स के मन में, हाँ। लोगों के मन में था। फिर धीरे राइट धीरे ये राइट। बात आई कि नहीं, कॉमर्स जो बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है। जी। लेकिन हमारा ये मानना है कि बच्चे के अंदर जो अपनी प्रतिभा है, जो हाँ। उसके अंदर टैलेंट है, अगर वो अपने उस टैलेंट के
प्रति जागरूक रहता है और उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो वो अपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। राइट। तो वही आपने किया, देखो, है ना, आप जल्दी समझ गए। हाँ, मेरे साथ तो देखो एक अच्छी बात जो मुझे लगती है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं करा किसी चीज को लेके कि आपको, खैर बोलते थे कि मार्क्स अच्छे लेकर आओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बहुत ज्यादा वो डांटते थे या मारते थे, बोल देते थोड़ा, लेकिन ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं करा। मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है हॉस्टल का कि अब चाहे तो मैं बता चाहता हूँ, तो उसको मैं काफी रिलेट करता हूँ कि एक कोई स्टूडेंट, मतलब हॉस्टल में कोई बच्चा था, वो फुटबॉल खेल रहा था, अच्छा खेलता था फुटबॉल। तो एक बार उसके पापा आए, वो सीआरपीएफ में थे, और जब वो आए उसको देखा कि भाई ये फुटबॉल खेल रहा है, तो उसने उसको बहुत मारा। बहुत मारा। और रीजन क्या था, कोई बोलते कि हम इतनी मेहनत से जो है कहीं जा रहे हैं और मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और आप तुम लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजा है और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, खेल रहे हो। ऐसा होता था। हाँ, तो मेरे को वो फील हुआ कि यार वो अच्छा खेलता है, आगे अच्छा स्पोर्ट्स में भी तो करियर बना सकता है ना। तो लेकिन अब फील होता है कि अब वो सीआरपीएफ में अब जितना उनका दिमाग अलाउ करता है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे उन्होंने चीजें सोची होंगी, वो उसके हिसाब से उन्होंने रिएक्ट करा होगा। तो और वो चीज मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने कभी इस तरह की चीज तो नहीं हुआ कि भाई मैं लकी हूँ, मेरे को कभी ऐसी पिटाई नहीं पड़ी तो बैठ के यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। हमने जो पढ़ने के लिए बैठा है, भेजा है। तो ये चीज थी। बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, स्पोर्ट्स हम करते थे, और जो जूनियर तक तो खैर ऐसे चलता था। बाकी थोड़ा सीनियर हुए तो जो हमारे सर थे मिस्टर दिनेश पुरी सर, तो उनको उनके काम भी देख के हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती थी। उनके कुछ एक उन्होंने, मुझे याद है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया था, कुछ स्केचेस दिखाए थे उन्होंने जो उनके फादर के थे, तो वो काफी इंस्पायर करते थे। और ड्राइंग में इंटरेस्ट तो हम तो ड्राइंग करते ही थे। और एक चीज और थी कि स्कूल में जैसे हमारे प्रिंसिपल सर थे, उनको नेशनल अवार्ड मिला था। तो हमारे उस टाइम पे वार्डन सर थे, बंसल सर, तो उन्होंने बोला कुछ हॉस्टल की तरफ से आपको गिफ्ट करना चाहिए सर को। तो आप लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो क्यों ना कुछ पेंटिंग वगैरह बनाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि पोर्ट्रेट्स वगैरह मैं बनाता था तब, तो पोर्ट्रेट्स के लिए फिर सर से मैंने अपने पूरी सर से हेल्प ली कि आइडिया लिया कि सर कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने गाइड किया कि एक कलर पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो पोर्ट्रेट मैंने बनाया, कलर में उन्होंने थोड़ा हेल्प किया, और एक पोर्ट्रेट बन के हमने उनको जो है गिफ्ट किया था। तो उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया था। आपको याद है? मुझे याद है, मैं सर के रूम में वो लगा हुआ था। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो आपने बनाया है, मुझे ये पता था कि हॉस्टल में से किसी स्टूडेंट ने बनाया है ये। तो वो बहुत सुंदर, अभी भी मुझे याद है वो। तो ये नहीं पता था वो विजय ने बनाया। हाँ, बहुत सुंदर। तो फिर आपने आगे अपना कैसे फिर करियर क्या बनाने की सोची और क्या किया? फिर 12th के बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा ये बता दीजिए जरा, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी बेटा। जी मैम, तो 12th के बाद जैसे कि अब जैसे कि स्कूल टाइम तक मैं स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, और इसमें भी जो है ड्राइंग में। अब मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मेरे को आर्ट ही करना है। स्पोर्ट्स का अब क्योंकि हम लोग हॉस्टल में थे, स्कूल तक तो हॉस्टल ठीक है, लेकिन हॉस्टल के बाद जब हम निकलते हैं तो दिल्ली में हमारा कोई घर वगैरह नहीं था। और इतना मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में भी अगर हमें एक्सेल करना है तो हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है, और मतलब ये दो चीजें चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो, डाइट करो और रेस्ट करो। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो। लेकिन इनमें से मेरे पास प्रैक्टिस तो कर सकता था, मैं रेस्ट भी कर सकता था, लेकिन जो डाइट वगैरह वो सबका था। यार स्पोर्ट्स का मेरे को लगा कि आर्ट में हम अच्छा है, तो आर्ट में भी हम लोग आगे करियर बना सकते हैं। तो आर्ट के लिए मैंने फोकस रखा कि एक तरफ ही हम चलते हैं, और उसके लिए मैंने अपने स्कूल में जैसे सर थे उनसे गाइडेंस ली। और मेरे स्पोर्ट्स में एक और मैम भी हैं, एक सुनीता राय मैम, तो उन्होंने भी गाइड करा कि मतलब आर्ट में आप चाहो तो जा सकते हो। उन्होंने भी थोड़ी सी गाइडेंस दी, और पूरी सर ने भी बताया कि कॉलेज ऑफ आर्ट है,
कि कॉलेज ऑफ आर्ट में आप जा सकते हैं। तो कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, और वहाँ पे तो खैर उस साल मेरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर मेरे को जो है सर ने बताया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ट्राई करने का। फिर मैंने वहाँ पे जाके 1 साल कोर्स किया, और वहाँ से काफी सारी नॉलेज ली मैंने। देन उसके बाद फिर मैंने फिर ग्रेजुएशन का देखा कि मुझे ग्रेजुएशन भी करनी है, तो बीएफए मैंने अपना आगरा में कॉलेज है वहाँ से बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया। एंड तो एजुकेशन मेरी जो है ऐसे रही, और साथ में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इन चीजों में भी रहा है हमेशा, टेक्निकल, जिसमें डिजिटल आर्ट और जो फोटोग्राफी है, तो इसको भी मैंने साथ साथ इसकी नॉलेज बढ़ाई। एंड फिर मैंने एक जो है इसमें पेंटिंग के ना उसमें इंस्टीट्यूट में मैंने काम स्टार्ट किया एज अ टीचर। मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि घर वालों ने तो खैर उसके बाद सपोर्ट करना थोड़ा बंद कर दिया था, तो मैं अपना घर छोड़ के फिर दिल्ली आया। और तो दिल्ली से फिर मैंने एक वही इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट करी, और आई थिंक उस टाइम मैंने 50 रुपीज मेरे को देते थे पर डे के। तो ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर वहाँ पे मैंने 5-6 साल काम किया, और फिर उसके बाद मीनवाइल मैंने डिजिटल आर्ट और फोटोग्राफी ये भी सीखा। फिर एज अ गेमिंग कंपनी में फिर मैंने 3 साल के करीब काम किया, और वहाँ पे जो है डिजिटल आर्ट का एक्सपोजर मुझे काफी मिला देखने को कि हाँ कि गेमिंग में भी हम काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन का तो खैर मेरा ये रहा, ऐसा मैंने करी है। फिर आगे तो खैर जॉब काफी मैंने किया इसमें। तो अभी क्या करते हैं आप? अभी क्या कर रहे हैं अब आप? हाँ, अभी जो है मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, जिसमें कि आर्टोग्राफी स्टूडियो के नाम से, जो कि जिसमें कि डिफरेंट कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आर्ट के, फोटोग्राफी के, डिजिटल आर्ट एंड डिजाइन के, इन सब के। तो ये कहाँ है बेटा आपका ये? और ये मैम हमारा एक रजौरी गार्डन में है एक सेंटर, और एक पीतमपुरा में वो आर्ट इनक्लेव। अच्छा, तो इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है आर्टोग्राफी स्टूडियो। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये इसका नाम भी मैंने इसीलिए ऐसे रखा है। अच्छा। हाँ, तो इसमें कितने टाइम का कोर्स होता है ये? एक बैच में कितने बच्चों को आप लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स को लेते हैं? राइट मैम। इसमें क्या है ना कि हम लोगों के डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं। अगर कोई एज अ हॉबी करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है। उसको हम ज्यादा कोई प्रेशर वगैरह नहीं देते। वो अपना आके क्या सीखना चाहता है उसके लिए हमने बैचेस डिजाइन कर रखे हैं। जैसे कि वीकेंड, किसी को सिर्फ वीकेंड सूट करता है तो वीकेंड क्लास कर सकता है। अगर किसी को पास फुल टाइम का कोर्स है, मतलब फुल डे अवेलेबल है वो, तो वो कर सकता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज में चाहिए तो वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1 मंथ है या 2 मंथ है तो 1 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे फिर हमने प्रोफेशनल कोर्स डिजाइन करेगा कि किसी को अच्छा सीखना है और आगे चाहते हैं वो इसमें करियर बनाए, तो वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हमने थोड़े से ऑप्शंस ऐसे ही दे रखे हैं कि वीकेंड क्लासेस हैं। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा बिजी रहते हैं और वर्किंग है कहीं पे, तो उनको टाइम नहीं मिलता, तो वीकेंड क्लासेस प्रोफेशनल कोर्स की ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रेगुलर भी है ऐसे, बिकॉज इसमें अगर किसी को करियर बनाना है तो करियर भी बना सकता है आर्ट सीख के। बस ये है कि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है कि आर्ट में भी करियर बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि साइंस और कॉमर्स का ज्यादा है, तो ऐसे प्रोफेशन भी वही देखे जाते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये हैं जो लोग समझते हैं कि इसी में ही करियर बनाना चाहिए, मतलब यही पढ़ाई करो। बट इससे है क्या कि ये वाला सेगमेंट पूरा क्राउडेड हो गया है। अब एक प्रेशर भी हो गया है कि हमें यही फील्ड लेना चाहिए, जबकि मेरा ये मानना है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस इकोसिस्टम में हर एक के लिए जगह है। तो अगर हर कोई मैथ सीखता रहेगा तो बाकी के काम कौन करेगा? और हर कोई आर्ट सीखता रहेगा तो भी है, तो हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपको अच्छा लगता है वही कर लो, बस आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, और उसी के हिसाब से आप पढ़ाई कर लो। क्योंकि
जिस काम में हमारा मन लगा रहे तो वो काम एक तो बर्डन नहीं लगता कि वो काम है, और उसको आप एंजॉय करते हो। एंजॉय करोगे तो खुश रहोगे, उसमें आपको अर्निंग भी हो जाएगी, तो सारे ही प्लस प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताई है विजय आपने, ये जो अभी बोला है, जो अच्छा लगता है इंसान को वही काम करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपका कुछ करिकुलम होता है? आप बाद में बच्चों को जब उन्होंने कोर्स कर लिया, कंप्लीट हो रहा है, तो उनका कोई एग्जाम होता है, आप उन्हें कुछ सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है आपका? जी मैम, तो हमारे जैसे कि कुछ अपने डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो हम लोग जैसे 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, तो जैसे हॉबी कोर्स अगर कोई करता है हमारा, तो 1 साल के बाद हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है तो उसके 1 साल के बाद हम लोग अपना डिप्लोमा इशू करते हैं। तो डिप्लोमा भी हमारे ऐसे हैं कि पेंटिंग में है, फिर डिजिटल आर्ट एंड डिजाइन में है, और इसमें फोटोग्राफी में है, 3D एंड एनिमेशन में है, तो ये चारों हैं। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हैं। तो ओवर द टाइम हमने इस चीज को जो मेरे अगर मैं बात करूं कि हमारा स्टूडियो और बाकी काफी सारे जो आर्ट इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें एक डिफरेंस भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इसमें ना एक इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसमें भी देखेंगे तो सिर्फ जो लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने के बाद वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए। अगर कोई कमीशन वर्क आता है, ऑर्डर के कुछ काम आते हैं, तो वो कर सकता है। लेकिन इसके बाद ना जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जॉब फिर भी कर सकते हैं स्कूल्स में, कई बार कई स्टूडेंट है हमारे जो जॉब कर रहे हैं, कई सेगमेंट है, कई जगहों पर जॉब कर रहे हैं आर्ट करने के बाद, लेकिन वो सेगमेंट थोड़ा कम है। तो मैंने इस चीज नोटिस करी, क्योंकि मैं भी जब कंपनी में जॉब करने गया तो एज अ डिजिटल आर्टिस्ट गया था मैं, तो कंप्यूटर पे मैं पेंटिंग करता था। तो मैंने अपने यहाँ पे वो इंटीग्रेट करके रखा है कि अगर आप आर्ट के बाद, पेंटिंग सीखने के बाद, क्योंकि वो फाउंडेशन भी है, उसके बाद अगर आप डिजिटल आर्ट सीखते हो या ग्राफिक डिजाइन सीखते हो, तो इसके लिए ना बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब ऑफर करती हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या करा है कि हमने अपने कोर्सेज जो है डिग्री के साथ कंबाइंड करे हैं। ये डिग्री जैसे हम लोग करा रहे हैं, बीवोक कोर्सेज करा रहे हैं, नया जैसे डिग्री प्रोग्राम अभी है गवर्नमेंट का, तो उसका आपको डिग्री भी मिलता है, डिप्लोमा को भी मिलता है। हम लोग अपने डिप्लोमा कोर्स भी उसके साथ मर्ज करके दे रहे हैं। तो इसमें डिजिटल आर्ट भी सीखते हैं और ग्राफिक डिजाइन सीखना है, किसी को सिर्फ पेंटिंग करना है या तीनों करना है, तो तीनों एक डिग्री प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। तो जिससे अगर किसी पेरेंट का या किसी स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि हम इस कोर्स को करने के बाद क्या हमारी जॉब लग सकती है, तो जॉब भी लगेगी और जो डिग्री है वो भी आपके हाथ में होगा। तो दोनों चीजें दोनों तरफ से उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मान लीजिए पेंटिंग सीख ली, ड्राइंग सीख ली, आगे बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि इसका बड़ा अच्छा करियर है, अगर अच्छे से कर लेते हैं बच्चे तो आगे वो अपना लाइफ बना सकते हैं। तो मैंने फेसबुक पे ये देखा है कि आपने कुछ ड्राइंग शीट्स बच्चों की कुछ रखी हुई थी, कुछ एग्जीबिशन टाइप, तो वो क्या करते हैं आप? राइट मैम, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा कोर्स का भी पार्ट होता है ये, हम अपने स्टूडियो में जैसे 1 साल का कोर्स है फॉर एग्जांपल, अब 1 साल के कोर्स में हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं बीच में बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा एक काम है, हमने एक काम सीखा और उसको कहीं पर शोकेस करते हैं। तो ये हम अपने स्टूडियो में साल में 1 या 2 बार तो हर साल हम लोग अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं जो बच्चों की परफॉर्मेंस होती है। फिर जब उनका 1 साल कंप्लीट होता है तो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर जो नेशनल लेवल की गैलरीज हैं उनको हायर करते हैं, उनकी गैलरी बुक करते हैं और वहाँ पे एग्जीबिशन जो है डिस्प्ले करते हैं। तो उसमें पूरे साल में उन्होंने जो सीखा वो डिस्प्ले रहता है। और ये गैलरीज हैं जैसे ललित कला एकेडमी है या ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसको आईफेक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये बिल्कुल वहाँ पे है जहाँ हमारा भी नया पार्लियामेंट हाउस बना है। तो उसके बगल में ही बेसिकली आईफेक्स आर्ट गैलरी। तो वहाँ पे हम 2-3 साल से तो फिलहाल कर ही रहे हैं। बीच में कोविड आया था तो उसमें हमारा एग्जीबिशन नहीं लगी थी, बट ये है कि हर साल एग्जीबिशन हम लोग लगा रहे हैं
और वहां से स्टूडेंट्स की पेंटिंग भी सेल होती है। ओके। और इसमें जैसे अभी रिसेंट में बताऊं तो कुछ बच्चों की पेंटिंग, अब 1 साल का उन्होंने कोर्स करा, उसके बाद उन्होंने पेंटिंग डिस्प्ले करी और किसी का काम 25,000 में सेल हो रहा है, किसी का काम 15,000 में सेल हो रहा है। तो एक बच्चों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन वहां से भी मिलती है कि जो, क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट को लास्ट में क्या है कि अपने इमेजिनेशन से पेंट करना वो भी गाइड करते हैं, और वो ओरिजिनल पेंट कैसे किया जाता है, ओरिजिनल पेंटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको उसके बारे में भी उनको नॉलेज देते हैं कि एग्जीबिशन अगर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी बुक से देखा और उसको सेम बनाया और वहां पे डिस्प्ले कर दिया। तो कुछ एकेडमिक वर्क होते हैं जो हम डिस्प्ले करते हैं और कुछ उनके ओरिजिनल वर्क होते हैं जो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो एग्जीबिशन के साथ हम उनका एक कोर्स जो है वो एंड करते हैं। ओके। तो विजय, मैंने बहुत काफी टाइम से मैं सुनती आती हूँ मॉडर्न आर्ट। तो लोग वैसे मजाक भी करते हैं कि मॉडर्न आर्ट वो होती है जो कुछ समझ नहीं आती किसी को। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हो कि मॉडर्न आर्ट है क्या? तो मैम मॉडर्न आर्ट को लेके मेरे सामने भी काफी बार ये चीजें आती हैं। इवन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लेके जाते हैं। कई बार बच्चे भी बोलते हैं कि यार ये काम तो हम कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक सी चीज बनाई होती है। तो इसमें देखो मॉडर्न आर्ट बेसिकली है क्या कि जो भी कंटेम्पररी आर्ट है, जो भी रिसेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको बेसिकली मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। मतलब एक टाइम था जब जिस टाइम पे मॉडर्न इसको बोला जाता था, लेकिन हर टाइम पे चीजें मॉडर्न हो रही हैं। अभी है क्या कि आज के टाइम पे मॉडर्न आर्ट की अगर हम बात करें तो हर आर्ट फॉर्म मॉडर्न आर्ट है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि आज के टाइम पे कोई एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, राइट। तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसको देख के आम जनता जो है वो समझ पाती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आम जनता जो है उसको देख के कनेक्ट नहीं कर पाती। और अब होता क्या है कि अब किसी ने उस काम को देख के कनेक्ट नहीं करा तो उसके समझ में वो नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर वो एक नाम हो गया कि हाँ एक ये मॉडर्न आर्ट हो गया। हाँ, क्योंकि मॉडर्न आर्ट शुरू कब हुआ था, जब अगर देखा जाए तो लोग कब से जानने लगे थे, जब पैब्लो पिकासो का काम हुआ था या वैन गोग का काम हुआ, तो उस टाइम पे जो है ये चीजें ऐसी आई कि ये काम समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, ये पता नहीं क्या बनाया है। क्योंकि हम लोग जैसा सामने देख रहे हैं वैसा ही विजुअलाइज करते हैं, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम देख के समझ आ जाए कि यहाँ पे एक पर्सन है, खड़ा है, कोई जो भी सीन हमें दिख के समझ आ रहा है तो वो है। इसको ना मैं गाने से भी रिलेट करना चाहूंगा। जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग वो हनी सिंह के गाने पसंद करते हैं, सोनू निगम के गाने पसंद करते हैं, लेकिन जो सोनू निगम से अगर कोई पूछे कि आपको कौन से गाने पसंद है तो वो एकदम एक्सट्रीम क्लासिकल लेवल की बात करेंगे कि मुझे वो आर्टिस्ट पसंद है, राइट। अब वो उनके जो अगर हम म्यूजिक सुनेंगे तो कई बार उनके म्यूजिक नहीं समझ आते हमें क्योंकि हम शब्दों से जोड़ते हैं। शब्द अगर हमें सुने, हमें शब्दों को समझना आता है तो हम समझ गए, लेकिन ऐसा कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं जिसमें कुछ गाने नहीं है, कोई मीनिंग हमें नहीं समझ आ रहा, तो हम मॉडर्न आर्ट से ना डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। अब है क्या कि आर्टिस्ट जब पेंट करता है तो पेंट करते करते ना क्या होता है कि शुरू में हमारे लिए, जैसे मैं तो काफी स्टूडेंट को बेसिक लेवल से कराता हूँ, तो उनका माइंडसेट कैसे चलता है कि शुरू में हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि जैसा दिख रहा है वैसा बनाने का, वो हमारे लिए चैलेंज होता है। तो जब हम वो बनाते हैं तो बनाते रहने के बाद लगता है कि फिर आम लोग जब देखते हैं एग्जीबिशन, पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं वाओ क्या फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है, तो फोटो से बिल्कुल मैच करा दी, तो बहुत ही वो उनके लिए वाव लेवल होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता जाता है तो पोर्ट्रेट बना रहा है, तो उसके माइंड में क्या चलता है कि जब वो कंटिन्यूअसली पोर्ट्रेट बनाता है ना, तो फिर वो देखता है कि यार ये चीज तो मैं कर रहा हूँ, इसमें नया क्या मैं जोड़ रहा हूँ, नया तो मेरा कुछ है ही नहीं इसमें, मेरे को तो जो दिख रहा है वैसा मैं बनाता जा रहा हूँ। तो जब काम करते करते फिर उसके माइंड में एक मेच्योरिटी आती है, फिर उसका आर्ट फॉर्म अलग तरीके से, पोर्ट्रेट भी बनाएगा अगर किसी का तो अलग तरीके से बनाएगा। वो ये बोलेगा कि एक स्ट्रोक लगा के बोलता है कि मेरे को इसके अंदर पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बहुत सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे उसमें
कई बार ऐसा होता है कि सीधी एक लाइन डली हुई है और उसका एक मीनिंग है। तो बेसिकली वो आर्टिस्ट ने उसको किस थॉट के साथ बनाया है, उसके पीछे के थॉट क्या है। कई बार आर्ट फॉर्म बहुत सिंपल होती है, इतनी सिंपल कि आम लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये तो कुछ है ही नहीं, तो मैं भी कर दूं। कर तो दो, लेकिन उस थॉट के साथ करना या वो आइडिया पहले आपके माइंड में आना, वो एक मुश्किल होता है। अगर हमने किसी का आर्ट फॉर्म देखा और हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो आर्टिस्ट है वो ये नहीं कर सकता। मतलब वो एक अलग लेवल पे जा चुका है, वो अब इन चीजों को छोड़ चुका है पीछे कि ये रियलिस्टिक वाला पार्ट है, मुझे आम लोग, मेरे ऑडियंस है ही नहीं, मेरे ऑडियंस जो है वो अलग है और वो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे। तो ऐसा है। बिल्कुल सही है। जो आपने मैच्योरिटी की बात की है, तो विजय मुझे ध्यान आ रहा है कि आप स्कूल में कितने छोटे से बच्चे, बिल्कुल शक्ल ध्यान आ रही है, और आज आप सच में अपनी इस फील्ड में इतने मैच्योर हो गए हैं कि मुझे आपसे बात करने में सच में मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आंख बंद करके बस आपको सुनती जाऊं, और आपकी उसी आर्ट गैलरी में मैं घूम रही हूँ जहाँ आपने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए। पर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा रह गई, कि इच्छा ये थी कि मैं रिटायर होकर ड्राइंग जरूर सीखूंगी, तो वो मैं उसे पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे विजय आप ये बताइए कि क्या ऑनलाइन ड्राइंग के कोर्सेज भी हैं आपके क्या, जो बेसिक थोड़ा सा सीख सकें? हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लोग करा रहे हैं। खैर हम लोग भी पहले ऑनलाइन को प्रेफर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब टाइम ऐसा आया, कोविड आया बीच में, हम लोगों की जनरेशन ने तो कोविड भी देखा इस बीच में, और अब कोविड ने तो बिल्कुल घर पे बिठा दिया। अब हमें चीजें करनी है, एजुकेशन भी है, तो हमने भी चीजों को खैर सीखा उस टाइम पे, और इसको भी काफी अच्छे लेवल पे हम लोग लेकर आए हैं। एंड हमारे पास तो अब तो रिजल्ट भी है कि ऑनलाइन जैसे हमने सिखाया है लोगों को, कि इसमें भी हमारे पास जैसे 2 फॉर्मेट के रहते हैं। एक तो जैसे ऑफलाइन में हमने रखा हुआ है कि एज अ हॉबी किसी को करना है, तो ऑनलाइन में हमने क्या कर रखा है कि अगर किसी को सिर्फ टॉपिक वाइज कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, और अगर किसी को पूरा 1 ईयर करना है कि उसको बेसिक से लेके एंड तक चीजें करनी है, तो वो भी है। तो हम इसमें जैसे 1 ईयर कोर्स कर सकते हैं या फिर हॉबी कर सकते हैं। हम ऑनलाइन में वैसे तो देखो, ऑफलाइन अगर है, जिसको ऑफलाइन करने का है, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत दूर दराज से, जैसे हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी लास्ट ईयर हमारे साथ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, असम से लोग थे, साउथ इंडिया से लोग थे, और उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। उन्होंने दूर बैठ के ही स्क्रीन से देखकर, और क्योंकि हमारी सारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो हम लोग लाइव इंटरेक्ट करते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर किसी को कोई डाउट आया तो उसी टाइम पे वो पूछेगा, तो हम लोग उसको उसी सेम टाइम पे आंसर करते हैं। और प्लस ऑनलाइन के फिर प्लस पॉइंट ये हो गया, जो एक एडवांटेज है वो ये है कि हमारी क्लासेस ना सेम टाइम पे फिर रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कभी ऐसा लगा कि यार ये पॉइंट जो है, मैं कहीं बीच में पानी पीने चला गया था या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया मुझे ऑनलाइन में, तो वो रिकॉर्डिंग को भी बैठ के देख सकता है अगर कहीं डाउट होता है तो। अदरवाइज हर सेशन में हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं, लाइव अच्छे से समझाते हैं, और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। बस ये कि फोकस्ड होना पड़ता है ऑनलाइन में, तो उस पर करके आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। वैसे तो क्लास में ड्राइंग सीखने का, पेंटिंग सीखने का एक अपना ही मजा है, वो चीज बहुत अच्छे से। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई हम नहीं क्लास ज्वाइन कर सकते, तो ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा विजय, आपने सच में बहुत ही अच्छा बताया है, और इतनी नॉलेज आपको अपनी फील्ड में है। और इसके साथ साथ मैं आपको जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे हमारे स्कूल के बच्चों के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना? तो मेरी तरफ से सब बच्चों को उनको याद दिलाना, और उनको मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद, उनको बोलना नीरजा मैम ने याद किया है। और बेशक उनके फोन नंबर मुझे दीजिए, जिनके फोन नंबर नहीं होंगे मैं आपसे फिर बात करूंगी जरूर। और सब बच्चों को कहना कि नीरजा मैम ने कहा है कि ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आप बेटा, आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, आपका ये खूब काम आगे बढ़े, ठीक है ना?
और Thank you so much, मैम। आपका आशीर्वाद रखेगा तो बिल्कुल तरक्की करेंगे। और कल्पना को भी बोलना कि मैम ने याद किया है, कभी मैं उससे भी बात करूंगी बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, सो मच मैम। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।